पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक हाई स्कूल टीचर दंपति ने ज़ोडियाक के पहले कोड को तोड़कर उसकी घमंडी, बीमार सोच की एक झलक दुनिया के सामने रख दी थी। लेकिन जहां वो चिट्ठियां सिर्फ कागज पर लिखे शब्द थे, वही 27 सितंबर 1969 की एक शाम इस हत्यारे ने पहली बार खुद को किसी जिंदा इंसान के सामने आमने सामने पेश किया। और इस बार उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए कुछ ऐसा पहना जो आने वाले 50 सालों तक इस केस की सबसे डरावनी तस्वीर बन जाएगा। नापा काउंटी की लेक बेरिएसा झील हरे भरे पहाड़ों और शांत पानी के बीच बसी एक ऐसी जगह थी जहां लोग छुट्टियों में बोटिंग, फिशिंग और पिकनिक के लिए आते थे। ये वो जगह थी जहां लोग सुकून ढूंढने आते थे, न कि किसी बुरे सपने का सामना करने। उस शनिवार की दोपहर दो कॉलेज छात्र, 20 साल का ब्रायन हार्टनेल और 22 साल की सिसिलिया शेपर्ड, दोनों पैसिफिक यूनियन कॉलेज में पढ़ते थे और पुराने दोस्त थे। झील के किनारे एक छोटे से टापू जैसी जगह पर, जो एक रेतीली पट्टी से मुख्य जमीन से जुड़ी हुई थी, अपना समय बिता रहे थे। दोनों ने पहले कभी डेट किया था, लेकिन अब सिर्फ दोस्त थे। फिर भी उस दोपहर साथ वक्त बिताने का फैसला उन्होंने खुद किया था। शाम करीब 6:30 बजे का वक्त था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। झील का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। ब्रायन को कुछ हलचल की आवाज सुनाई दी। उसने सिसिलिया से कहा कि वो देखे क्या कोई पास में है। सिसिलिया ने पेड़ों की छाव में एक आदमी को हिलते हुए देखा, लेकिन दोनों ने उसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद कोई और पिकनिक मनाने वाला होगा या कोई अकेला घूमने आया शख्स। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें देख रहा वो शख्स क्या करने की तैयारी में था। कुछ ही देर में वो आदमी उनकी नजरों के सामने आया, लेकिन अब वो वैसा नहीं दिख रहा था जैसा पहले लगा था। उसने एक अजीब डरावना काला हुड पहन रखा था, जो पूरे सिर और चेहरे को ढके हुए था। सिर्फ आंखों की जगह 2 कटआउट छेद थे। हुड के आगे एक सफेद रंग का क्रॉस हेयर सिंबल सिला हुआ था, बिल्कुल वैसा ही निशान जो ज़ोडियाक अपनी चिट्ठियों में इस्तेमाल करता था। बंदूक के निशाने जैसा एक गोला जिसके बीच से क्रॉस गुजरता हो। उसकी कमर में एक म्यान लगा था जिसमें करीब 1 फुट लंबा चाकू था, और होल्स्टर में एक बंदूक भी। वो सिर्फ किसी अजनबी की तरह नहीं आया था, वो पूरी तैयारी के साथ, एक योजना के साथ आया था। अपने साथ पहले से कटी हुई रस्सियां लेकर, जिनसे वो दोनों को बांधने वाला था। बंदूक की नोक पर उस आदमी ने दोनों को शांत रहने को कहा। उसने बताया कि वो मोंटाना या कोलोराडो की किसी जेल से भागा हुआ कैदी है और उसे मेक्सिको भागने के लिए पैसे और एक गाड़ी चाहिए। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी नियंत्रित शांति थी, जैसे वो कोई तयशुदा स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। ब्रायन ने तुरंत अपना बटुआ और गाड़ी की चाबियां आगे बढ़ा दी, ये सोचकर कि शायद यही उस मुसीबत का अंत हो जाए। लेकिन हमलावर ने न पैसे लिए न चाबियां। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो सिसिलिया को भी बांधना चाहता है, ताकि ब्रायन उसकी मदद के लिए कहीं भाग न जाए। कुछ मिनटों की बातचीत के बाद, जिसमें हमलावर ने अजीब बातें की, अपने जेल से भागने की कहानी को थोड़ा और विस्तार से बताया। उसने प्लास्टिक की क्लोथ लाइन रस्सी से दोनों को बांध दिया। सिसिलिया ने उससे एक आखिरी गुजारिश की। उसने कहा कि उसे मार डालो, लेकिन उससे पहले मुझे मार दो, ताकि उसे ये न देखना पड़े कि उसके साथ क्या होता है। ये वाक्य जो सिसिलिया ने अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में कहा था, आज भी इस केस की सबसे दर्दनाक कड़ियों में से एक माना जाता है। बांधने का काम पूरा होते ही हमलावर का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। जो कुछ देर पहले तक एक भगोड़े कैदी की कहानी सुना रहा था, वो अब अचानक अपनी कमर से चाकू निकाल चुका था। बिना किसी और चेतावनी के उसने पहले ब्रायन पर वार करना शुरू किया। पीठ में 6 बार चाकू घूंपा। ब्रायन जमीन पर गिर गया, दर्द से करहाते हुए, लेकिन होश में रहा, मरा होने का नाटक करते हुए, ये उम्मीद करते हुए कि शायद हमलावर उसे छोड़ दे। इसके बाद हमलावर सिसिलिया की तरफ मुड़ा।
उसने उसे 10 बार चाकू मारा, 5 बार आगे से, 5 बार पीठ पर। यह किसी आवेश में की गई हरकत नहीं लग रही थी, बल्कि एक हिसाब किताब से किया गया, ठंडे दिमाग से अंजाम दिया गया हमला था। वार पूरे होने के बाद हमलावर वही रुका। उसने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, कोई घबराहट नहीं। वो इत्मीनान से उस जगह से चल पड़ा, जैसे कोई रोजमर्रा का काम निपटाकर वापस लौट रहा हो। लेकिन जाने से पहले उसने कुछ ऐसा किया जो इस पूरे केस में एक बेहद अहम सुराग बन गया। वो ब्रायन की गाड़ी तक गया और अपने पास मौजूद एक काले मार्कर से गाड़ी के दरवाजे पर वही क्रॉसहेयर सिंबल बना दिया जो उसके हुड पर सिला था। उसके नीचे उसने अपने पिछले 3 हमलों की तारीखें भी लिख दी। वैलेजो टाइम्स हेराल्ड ने बाद में रिपोर्ट किया कि इनमें 12/67, 7/4/69 और 9/7/69 की तारीखें शामिल थी। यानी लेक हरमन रोड, ब्लू रॉक स्प्रिंग्स और अब यह हमला, तीनों को उसने खुद अपने हाथ से आपस में जोड़ दिया। यह किसी और के अंदाजे या अटकल का मामला नहीं रह गया था। हत्यारे ने खुद कबूल कर दिया था कि ये तीनों वारदातें उसी की थी। कुछ मिनटों बाद पास में मछली पकड़ रहे एक मछुआरे को दोनों की चीखें सुनाई दी। उसने तुरंत पार्क रेंजर्स को खबर दी। इस्बा, ईच, ब्रायन और सिसिलिया, जो अब भी होश में थे, किसी तरह खुद को बंधन से आजाद करने में कामयाब रहे। दर्द और खून बहने के बावजूद, जिंदा रहने की उस बुनियादी इच्छा शक्ति के सहारे। लेकिन मदद पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया, क्योंकि झील का वो हिस्सा इतना दूर और दुर्गम था कि एम्बुलेंस को वहां तक पहुंचने में वक्त लगा। जब तक मदद पहुंची, दोनों की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। हमले के करीब 1.25 घंटे बाद नापा पुलिस डिपार्टमेंट के फोन की घंटी बजी। एक आदमी की आवाज ने दावा किया कि उसने अभी अभी 2 लोगों को चाकू मारा है और उसने अपनी जगह भी बता दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने ब्लू रॉक स्प्रिंग्स हमले के बाद किया था। पुलिस ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इतने कम वक्त में यह मुमकिन नहीं हो पाया। दिलचस्प बात यह थी कि यह कॉल एक पब्लिक फोन बूथ से की गई थी, जो नापा पुलिस स्टेशन से बहुत दूर नहीं था, जिससे यह भी अंदाजा लगाया गया कि हत्यारा इलाके को अच्छी तरह जानता था, या कम से कम बहुत आत्मविश्वास से घूम रहा था, बिना किसी डर के कि कोई उसे पहचान लेगा। सिसिलिया शेपर्ड को अस्पताल ले जाया गया, जहां शुरुआत में उसकी हालत में थोड़ा सुधार भी दिखा। डॉक्टरों को उम्मीद थी कि वो बच जाएगी, लेकिन रास्ते में ही वो कोमा में चली गई थी और 2 दिन बाद 29 सितंबर को उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। ब्रायन हार्टनेल बच गया, बुरी तरह घायल लेकिन जिंदा। यह हमला ज़ोडियाक केस में एक बेहद अहम मोड़ था, क्योंकि पहली बार पुलिस के पास एक जिंदा, होश में मौजूद, बात कर सकने वाला चश्मदीद था। ब्रायन हार्टनेल अस्पताल के बिस्तर से ही जांचकर्ताओं को हमलावर के बारे में विस्तार से बताने में सक्षम था। उसकी लंबाई, उसका भारी बदन, उसकी अजीब वेशभूषा और उसके बोलने का तरीका। एक स्थानीय टीवी रिपोर्टर डेव मॉन्सीज ने अस्पताल से रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि ब्रायन को जिंदा रहने की ताकत 2 चीजों से मिली, एक गहरी आस्था और जीने की एक मजबूत इच्छा। यह वाक्य उस दौर की रिपोर्टिंग में बार बार दोहराया गया, क्योंकि यह इंसानी हिम्मत की एक मिसाल बन गया था। इस हमले के हुड और उसके क्रॉसहेयर सिंबल ने ज़ोडियाक की छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। अब तक वो सिर्फ एक अनजान आवाज था, एक गुमनाम पत्र लेखक, लेकिन अब उसके पास एक विजुअल पहचान थी, एक ऐसा भयानक चेहरा जिसे कोई भी कलाकार आसानी से स्केच कर सकता था, कोई भी अखबार छाप सकता था, और जो दशकों तक इस केस से जुड़ी हर किताब, हर फिल्म, हर डॉक्यूमेंट्री का सबसे डरावना विजुअल बन जाएगा। यही वो हुड था जिसने बाद में डेविड फिंचर की फिल्म ज़ोडियाक में भी उतनी ही दहशत पैदा की, जितनी उसने उस दोपहर लेक बेरिएसा के किनारे पैदा की थी। इस हमले से जुड़ा एक और दिलचस्प एंगल है। उसी दिन हमले से कुछ घंटे पहले 3 कॉलेज लड़कियां भी लेक बेरिएसा के पास अपनी गाड़ी पार्क करके घूमने निकली थी।
उन्होंने एक हल्के नीले रंग की शेवरले गाड़ी को अपनी गाड़ी के पास से गुजरते देखा था, जो धीमी रफ्तार से चल रही थी, जैसे कोई इलाके को स्कैन कर रहा हो। इसके अलावा एक डॉक्टर और उनके 16 साल के बेटे ने भी क्राइम सीन के आसपास एक आदमी को घूमते देखा था। हालांकि जांचकर्ताओं ने बाद में माना कि क्राइम सीन से उस जगह तक इतनी जल्दी पैदल पहुंचना मुश्किल था, क्योंकि दोनों जगहों के बीच झील के कई हिस्से आते थे। ये छोटी छोटी गवाहियां आज भी पूरी तरह जुड़कर एक साफ तस्वीर नहीं बना पाती, बस इतना संकेत देती है कि हमलावर उस दोपहर इलाके में इत्मीनान से घूम रहा था, बिना किसी शक की परवाह किए। इस हमले के करीब 3 हफ्तों के भीतर जोडियाक ने सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को एक और चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में उसने अपने बारे में एक नया आखिरी नाम गढ़ा। पहले वो सिर्फ अपने कोड और घटनाओं का जिक्र करता था, लेकिन अब उसने वो वाक्य लिखा जो आने वाले 50 सालों तक ट्रू क्राइम की दुनिया में सबसे मशहूर पंक्तियों में गिना जाएगा। उसने खुद को जोडियाक कहकर संबोधित किया, इस तरह जैसे ये उसकी स्थायी पहचान बन चुकी हो। इसी के साथ साथ उसने अपने अब तक के कुल हमलों की गिनती करते हुए दावा किया कि उसने 5 लोगों को मार डाला है, जो पुलिस के पुष्ट आंकड़ों से मेल खाता था, क्योंकि उस वक्त तक डेविड फेराडे, बेटी लू जेनसन, डार्लिन फेरिन और अब सिसिलिया शेपर्ड की मौत हो चुकी थी। आज दशकों बाद ब्रायन हार्टनेल की गवाही इस केस की सबसे भरोसेमंद कड़ियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि वो अकेला ऐसा शख्स था जो हत्यारे के इतने करीब से इतनी देर तक उससे बात करते हुए मिला और फिर भी जिंदा बचकर अपनी कहानी सुना सका। सालों बाद दिए गए इंटरव्यूज में ब्रायन ने बार बार ये दोहराया कि हमलावर की आवाज में कोई नफरत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब ठंडी दूरी थी, जैसे वो इंसानों को इंसान नहीं बल्कि किसी खेल के मोहरे समझता हो। लेक बेरिएसा का यह हमला जोडियाक केस की सबसे भयानक और सबसे अहम कड़ियों में से एक बना रहेगा, न सिर्फ इसलिए कि इसमें एक जान चली गई, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसी दिन इसी झील के किनारे दुनिया को पहली बार वो चेहरा, या यूं कहें वो बेचेहरा साया देखने को मिला जो आज तक अमेरिका के सबसे डरावने अनसुलझे रहस्यों में गिना जाता है। एक क्रॉसहेयर वाला हुड, एक शांत आवाज और एक ऐसा इंसान जो अपने अपराध को इतनी सफाई से अंजाम देकर बिना किसी जल्दबाजी के वापस अंधेरे में गायब हो गया, जहां से वो कभी लौटकर पकड़ा नहीं गया। अगले एपिसोड में हम पहुंचेंगे सैन फ्रांसिस्को की उन सड़कों पर जहां एक टैक्सी ड्राइवर की आखिरी सवारी उसकी जिंदगी की आखिरी सवारी साबित होगी, और जहां पुलिस की एक छोटी सी चूक जोडियाक को हमेशा के लिए बचा ले जाएगी।